समाज कल्याण मंत्री ने की समीक्षा बैठक। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्याओं को दूर करने की कही बात। शुक्रवार को अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता तथा जिलाधिकारी राजीव रोशन की उपस्थिति में जिले के प्रमुख सड़कों, पुलों समेकित बाल विकास सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बहादुरपुर, गौरावरा, हनुमान नगर सहित कई प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से वैसी सड़कें जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है के संबंध में जवाब तलब किया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया है कि 14 ऐसी सड़कें हैं जिनमें संवेदक को 3 नोटिस दिया जा चुका है। मई के अंत तक उसे दीवार करते हुए पुनः निविदा कराई जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और सभी जानकारी मौजूद अधिकारियों से ली गई। एक तो आंगनबाड़ी केंद्र और जो ICDS से जुड़े हुए और समाज कल्याण विभाग का विभिन्न योजना पर हम लोग बात किए हैं और उसका समीक्षा किए हैं और जो प्रगति है उसको विभाग के सभी लोगों ने बताया है। विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय ने जो ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग का जो जिला स्तर पर लंबित योजना है उसको कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया है। और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए कई मामले थे तो सभी का समाधान हुआ है और हमको लगता है कि बरसात से पहले जो बहुत सारे सड़क हैं जो बन जाएंगे और कई जगहों पर जो पुल बने हुए हैं जिसका अप्रोच नहीं बना है या पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, उसको भी बरसात शुरू होने से पहले इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि सबको पूरा कर लेना है और यातायात बहाल रहेगा। और जो बाढ़ से पूर्व भी कई जगहों पर जो कटाव या अन्य काम है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो मीटिंग हम समझते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रहा और जिलाधिकारी ने सभी विभाग के लोगों को जो है डायरेक्शन दिया है कि अपना अपने काम में तेज़ी लावें। खास करके ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो कई जगहों पर सड़क का काम लंबित है उसको भी शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है और वो लगातार इसको जो समीक्षा बैठक करते हैं तो वो भी लिस्ट हम लोग के द्वारा दिया गया है जिससे कि वो खुद अपना जो बैठक करते हैं उसमें समीक्षा करते रहेंगे कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो और उप विकास आयुक्त भी थे हमारे विभाग के, DPO, CDPO, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी, सभी लोग मौजूद थे और अच्छा मीटिंग रहा। और हमको लगता है इस तरह का मीटिंग अगर समय समय पर हो तो काम करने में भी उन लोगों को भी सहूलियत होगा और हम लोग को भी संतुष्टि मिलेगा समीक्षा करने पर कि नहीं कार्य प्रगति पर है। और हम समझते हैं कि जिला के अंदर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके कार्यकाल में जिलाधिकारी एक्टिव मोड में रहते हैं और कई मामले तो हम लोग आज मीटिंग में आए हैं लेकिन कई ऐसे मामले हैं जब हम लोग फ़ोन भी कर देते हैं तो काम समय पर हो जाता है। तो हमको लगता है कि ज़िला में अच्छा प्रगति चल रहा है और काम अच्छे से भी आंगनबाड़ी केंद्र कागज़ पर अगर चलता हो तो हमको बता दीजिए, वो दौड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज दरभंगा के सभी सुधा दूध काउंटरों पर शुरू हुई बिहार नीरा की बिक्री। शुक्रवार को आयकर चौक पर स्थित सुधा दूध काउंटर पर बिहार नीरा की बिक्री देखी गई। यह नीरा का उत्पादन बिहार उद्योग विभाग एवं कॉम्फेड उत्पाद के द्वारा की जा रही है जो सभी दूध काउंटरों पर बिहार नीरा के नाम से जानी जाएगी। तो वहीं इस 200 ml के बोतल पर तार के रस के शीतल पेय का भी अवलोकन किया गया है और तार के वृक्ष को भी दर्शाया गया है। वहीं इस बारे में जब दुकानदार एवं ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहली बार दरभंगा में नीरा को बेचा जा रहा है जो एक नया चीज है। वहीं लोगों को यह अभी पसंद नहीं आ रहा है। खासकर सभी लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि नीरा बिहार सरकार का उत्पाद है और लोग इसे खरीदे, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। बता दें कि इस 200 ml का मूल्य 30 रुपया रखा गया है। जो बिहार सरकार का है डेयरी द्वारा बेचवाया गया है, दरभंगा डेयरी द्वारा, सुधा डेयरी द्वारा क्या नीरा है।
कैसे बनता है ये, क्या उत्पाद है? ये नीरा है, पौष्टिक है भरपूर, गर्मी से दूर, तार की रस है शीतल पे। तब क्या बताएंगे? ये तो हम लोग बता रहे कि जैसे तार की रस है। आ गया है दरभंगा में हर सुधा काउंटर पर दिया गया बेचने के लिए। इसके बाद जी नहीं, ये सब कुछ जानकारी हमको नहीं दिया गया, बस नीरा है बेचने के लिए दिया गया। लोगों को कैसे बेचेंगे आप? जैसे बताते हैं यहाँ पर लगा हुआ है काउंटर पे, जो मांगे उनको देते हैं। क्या दाम है, कितने का? 200 ml है, 30 रुपया दाम। अगर ग्राहक को ये तो नीरा है, हम तो यही जानते हैं। क्या आपको बच्चे को देने के लिए कहा गया है? जी नहीं, हमको तो ये बात कहीं नहीं कहा गया, बस काउंटर पर रख कर बेचना है। किसी भी उम्र के लोगों को दे सकते हैं? जी यहाँ कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू है। कौन सा जगह है ये? आयकर चौराहा। आपके हम लमसम 15 साल से चला। तो क्या पहली बार मिला आपको? जी पहली बार मिला। कुछ कहा एजेंसी कहा गया कि हर एक काउंटर पर बेचना है। इसका कोई सीमा निर्धारित है, कितने दिन तक रखना है इसे? 1 सप्ताह का वैलिडिटी। यही है, पीने पर जो है इसका तारी जख्ती जो है लगता है, लेकिन इसका नीरा लोग कहता है। इस पर लिखा हुआ भी है नीरा लोग पीता है। अच्छा, जानकारी हम तो ग्राहक है, आए लिए पिए, देख लिए कैसा टेस्ट है। तारी जख्ती टेस्ट इसका तो प्रतिबंध है, तो सरकारें ने निकाला है ये जो है, सरकार निकाला है पब्लिक के पीने के लिए। आज से जो है 10 साल पहले जो है बोला था नीतीश कुमार की नीरा निकालेंगे, तो नहीं लेट हो गया था, आप निकाल दिया। अच्छा, टेस्ट किए हैं? टेस्ट किए हैं, तारी जख्ती लगता है। अच्छा, नशा भी होता है? नशा नहीं, नशा नहीं है। ये दुखी रहा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने की सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक। शुक्रवार को आयोजित इस बैठक का विषय उन्हें विधिक साक्षरता देना था, जिसमें विशेष रूप से आरटीआई एक्ट 2009 पर चर्चा हुई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आप प्रखंड स्तर पर बड़े पदाधिकारी हैं और प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है, उनमें बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्यों की है। आप जिला स्तर पर राज्य हैं और यह जिम्मेदारी आपके अंतर्गत आती है। आज 2 तरह की मीटिंग बुलाई गई थी। पहली मीटिंग हम सब प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को बुलाए थे। ये विधिक जागरूकता कार्यक्रम था। उनको स्पेशली जो है आरटीई 2009 में जो बना है, जिसमें कहा गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों का राइट है और उसको संविधान में संशोधन करके राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो एक समान राइट नहीं है, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। लेकिन इन दिनों हो क्या रहा था कि ऐसी शिकायत आ रही थी कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल में समय से नहीं आ रहे हैं। समय से आ रहे हैं, नहीं आने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। कहीं आ रहा है कि वहाँ ताला लगा रहता है समय पर, कई दिनों के कहीं हेड मास्टर नहीं आते हैं, कहीं पर ना पीने का पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारे चीजें जो समग्र रूप में देखिएगा तो इस समग्र रूप में एक ही अर्थ होगा कि बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो उनका अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हम सारे बीओ को इसी संदर्भ में बुलाकर आरटीई एक्ट में जो प्रोविजन है, जिसमें उनकी ड्यूटी क्या है, इसके बारे में एलोबरेट उनको किया। प्राइवेट स्कूल में जो 25% बच्चों का, गरीब बच्चों का जो एडमिशन होगा, उनके संदर्भ में उनको बताया कि हर हाल में आपके प्रखंड में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो हर प्राइवेट स्कूल में आप 25% गरीब बच्चों को एडमिशन दें। और इसका प्रोविजन है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, आपको हर हाल में पालन करना है। कोई भी प्राइवेट स्कूल के जो संस्थान के जो करता धरता है, वो सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं आए तो हम एडमिशन नहीं, बल्कि इसमें उनकी भी जिम्मेदारी है। वो आसपास ढूंढे, वो कोशिश करें कि हमारा जो 25% का जो सीट खाली है उसको हम भरे और उसको हम लाभ दें। वो किसी तरह का इसमें बहानाबाजी नहीं कर सकते।
मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने की वजह से छात्राओं की बढ़ी परेशानी। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कई विभिन्न सत्रों की परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं शुक्रवार को जब परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं, सारा काम डाटा सेंटर का है और डाटा सेंटर पूरा डाटा नहीं दे रही है, जिस वजह से छात्राओं का रिजल्ट अधर में फंसा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि डाटा सेंटर सारा डाटा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाए, लेकिन डाटा सेंटर के द्वारा किसी प्रकार का डाटा विश्वविद्यालय को नहीं उपलब्ध करवाया गया, जिस वजह से रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रेस को दी। देखिए, रिजल्ट प्रकाशन का जहाँ तक सवाल है और छात्रों का आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका रिजल्ट रुका हुआ है और जो है अभी फ़िलहाल रिजल्ट निकल नहीं रही है, तो उनका तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल एक ही बात है कि विश्वविद्यालय जितनी भी प्रक्रियाएं करनी थी वो कर रही है। जैसे कि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि भाई सारे डाटा जो है तो आप विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें। डाटा सेंटर जो रिजल्ट तैयार कर रही थी, जिसे हमको नहीं करवाना है, उसको कोर्ट ने आदेश दे चुका है कि भाई आप उससे नहीं करवाना चाहती है विश्वविद्यालय, तो आप प्री एग्जामिनेशन जो भी डाटा है वो आप दे दें, ताकि स्टूडेंट का जो है वो रिज़ल्ट समय पर में हो जाए। लेकिन कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद भी वह चुपचाप बैठी हुई है, वह अड़ी हुई है। अच्छा, न्यायालय का आदेश देखिए जा करके आप, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय को जब सारी डाटाएं दे देंगी, किस सत्र का, ये कंपनी टोटल सत्र का, अभी करंट सत्र का भी जब दे देंगी तब विश्वविद्यालय पेमेंट करेंगी। आप देखिए, मेरे पास में जजमेंट है, जजमेंट का कॉपी देखिए। लेकिन इनका कहना है कि जब तक हम माने विश्वविद्यालय मुझे पैसा नहीं देगी तब तक हम डाटा नहीं देंगे। 20-23 आपको डिग्री का, डिग्री स्नातक प्रथम खंड 20-23 छात्रों को रिजल्ट चाहिए, लेकिन जब तक वो डाटा नहीं देता है तब तक तो रिजल्ट विश्वविद्यालय करने में असमर्थ है। देखिए, सब एक परंपरा है और सभी सभ्यता के दायरे में आता है। विश्वविद्यालय लाठी लेकर के नहीं ना उठ खड़ी होगी, लेकिन छात्रों को तो रिजल्ट चाहिए। लेकिन एक मिनट, छात्र क्यों नहीं दबाव डालते हैं उस पर में? किस पर? डाटा सेंटर पर में। छात्र भाई एक मिनट, उसके हाथ में हम न्यायादेश दे दिए हैं, न्यायादेश दे दिए हैं, उसका अनुपालन छात्र क्यों नहीं 100% कराता है? एक मिनट, विश्वविद्यालय को जानती है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय छात्र को कह रही है कि भाई अब तुम थोड़ा हमको मदद करो, ये न्यायादेश लो और जाकर के वहाँ दबाव डालो, हमको क्यों नहीं रिजल्ट आप दे रहे? एक मिनट, आप विश्वविद्यालय में जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। छात्रों का हक है, छात्रों का हक वो भी है। अरे डाटा सेंटर विश्वविद्यालय का है, तो विश्वविद्यालय सेंटर का हर चीज छात्र का है। तो आप मैं उच्चाधिकारी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम भी तो बंधे हुए हैं। उच्चाधिकारी जब हमको आदेश दे देंगे इस प्रकार के मतलब मीडिया को सर्कुलेट करने के लिए सूचना, तो मैं कर दूंगा। सीएम कॉलेज की एनएसएस इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को सीएम कॉलेज के एनएसएस इकाई 2 के तत्वाधान में शैक्षणिक धरातल पर जल जीवन हरियाली का उद्देश्य एवं महत्व विषय पर 50 छात्राओं का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन गोद लिए गए मोहदौली बाजितपुर मोहल्ले में प्रारंभ किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, विशेष प्रवर्तक के रूप में पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, आमंत्रित अतिथि के रूप में राजकीय मध्य विद्यालय बाजितपुर की प्रधानाध्यापिका सुषमा कुमारी, मोहल्ले के प्रतिनिधिगण के रूप में कई लोग मौजूद थे। आए अतिथियों को स्वागत पुष्पगुच्छ तथा मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार इस विशेष शिविर में रखे। में भी जाने की चेष्टा कर रहे हैं, मंगल तक हम पहुंचे हैं, सूरज के भी बहुत पास पहुंच गए हैं
और दूर दूर तक हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड नहीं मिला है जहाँ पृथ्वी में जिस रूप में पानी है उस रूप में पानी हम देखे हैं। हमारे वैज्ञानिक पानी, हमने कई कई बोला कि मंगल में भी शायद पानी है, चांद में भी पानी है, लेकिन वो पानी इस रूप में नहीं है, तरल के रूप में नहीं है। पानी एक वस्तु जो है, जल कितना इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप अपने आप में सोचो तो आप देखोगे कि ऐसा कोई दूसरे वस्तु का नाम बोलो जिसको तुम तरल, ठोस और वाष्प के रूप में देखते हो। ऐसा कोई भी एक वस्तु का नाम बता सकते हो जिसको तीनों रूप में, ठोस में, तरल में और वाष्पीय रूप में देखते हो? हाँ, सिर्फ पानी है, सिर्फ जल ही ऐसा चीज है जिसको हम ठोस में, यू ऑल एंजॉय आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आइस के रूप में देखते हो, उसको तरल के रूप में देखते हो और उसको वाष्पीय रूप में भी हम देखते हैं। तो ये जल जो है पूरी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन की अवधारणा नहीं की जा सकती है। तो है और कुछ वृक्ष, वही पीपल का वृक्ष, वही दिन में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। मैं तो साहित्य का छात्र हूं, लेकिन मैडम वनस्पति विज्ञान की ज्ञाता है, वो जानती हैं। उन्होंने प्रकृति के संबंध में बहुत कुछ बता चुकी है। साहित्य में भी कहा गया है जो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो जीवनदायिनी होता है। इसमें नाम दिया गया है कल्पतरु। कुछ पेड़ का नाम दिया गया है कल्पतरु, जैसे कि गूलर को भी हम लोग कल्पतरु ही मानते हैं। उसका फल भीषण से भीषण, मतलब असाध्य से असाध्य रोगों को इलाज करने में उसका गूलर का फल दवा के रूप में काम आता है। या किसी को वनवास मिल जाता था, लोक कथा में आया है बहुत जगह, राजा रानी का जब बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरी रानी लाई तो उसको जो है छोड़ आता था मंत्री के साथ, कहाँ, बीजू वन जंगल में, जहां गूलर चुन चुन करके वह अपना जो है वो गुजर करती थी। पुनः फिर उसका बच्चा मिल जाता था शिकार करने में, फिर अपनी माता को लेकर के राजमहल में जाता था, फिर युद्ध होता था और उस बैरी से जो है प्रतिशोध लिया जाता। वार्ड नंबर 5 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर में कुल 47 लड़कियों को दिया गया प्रशिक्षण। शुक्रवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा वार्ड नंबर 5 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। यह प्रमाण पत्र 60 दिनों के बाद उन महिलाओं को दिया गया जिन्होंने सिलाई प्रशिक्षण पूरी रूप से प्राप्त कर ली है। वहीं इस बारे में वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में सिलाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके जरिए महिलाएं अपने कपड़े को स्वयं सिलने के साथ साथ दूसरे के कपड़े सिलकर कमाई भी कर सकती है। यह एक ऐसा स्वरोजगार है जो बहुत ही कम पूंजी में महिलाएं घर बैठे ही कर लेती है। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सिलाई वरदान के समान से कम नहीं है। कोमल कुमारी। क्या सब सीखे हैं आप? सूट सीखे, फ्रॉक सीखे हैं, पटियाला सीखे हैं, फिर उसके बाद धोती वाला। पढ़ाई भी करते हैं? यस। तो ये सिलाई जो सीखे हैं क्या करिएगा सीख के? हम अपना सिलाई से अपना काम भी कर सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? पिंकी नायक। आप सीखे क्या करिएगा? घर में सिलाई करेंगे, अपने दूसरे को सिखाएंगे। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सुनीता कुमारी। क्या सब सीखी हो? सलवार सूट, ब्लाउज, पटियाला। कितने दिन का प्रशिक्षण दिया गया है? 1 महीना। 1 महीना कि 2 महीना? 2 महीने का। आपको ये तो बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से, जो ये सिर्फ निःशुल्क सिलाई कढ़ाई और मिथिला पेंटिंग का जो गांव-गांव कस्बे में जाके कराते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरह से कई सेंटर मैंने चलवाया अगल बगल आस पड़ोस के भी इलाके में। इससे क्या होता है कि बच्चियाँ लोग जो सीखते हैं वो अपना रोजी रोटी है ना, जीविकोपार्जन के लिए अपना व्यवस्था ये इससे कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी है उपलब्धि है और मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा प्रभात दास फाउंडेशन को कि इस तरह से चला रहे हैं और चलाते रहें। और मैं अपने दिल से
धन्यवाद देता हूँ। साथ में यहाँ के जितने भी सीखे हैं मैं उनको ये आग्रह और विनती करूँगा कि जो आपने सीखा वो सीख के जो दूसरे को भी बताने और सिखाने का भी काम करेंगे और इससे आपका अपने हुनर भी हो गया। और मैं चाहूँगा मैं मतलब ये आप लोगों के महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहल है। क्या नाम है सर आपका? पंडित वेदव्यास। मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को सौंपी गई भौतिकी की दुर्लभ पुस्तकें। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. झा की सुपुत्री सुस्मिता प्रियदर्शनी एवं सुप्रीता प्रियवंदा ने मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को पुस्तकें भेंट की। तो वहीं उनकी सुपुत्री ने कहा कि पिताजी की व्यक्तिगत पुस्तकें संग्रह में कई भौतिकी विज्ञान की दुर्लभ पुस्तकें हैं जो शिक्षक, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। सुखद संयोग है कि डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार झा लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त कर मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में दीर्घ अवधि तक अध्यक्ष रहे थे। वे भौतिकी के साथ साथ मैथिली के भी साहित्यकार थे। उनकी लिखी बाल पुस्तक हमरा बीच विज्ञान साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। भाकपा माले की 2 दिवसीय बैठक हुई संपन्न। बुलडोजर राज के खिलाफ गांव गरीबों के बीच व्यापक अभियान चलाने का लिया संकल्प। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक सदर प्रखंड के कंसी पंचायत के चक्का गांव में शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने की। वहीं दूसरे दिन बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह खग्रामस राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसडी साबित हुई है। गांव के अंदर जो वास, आवास व मनरेगा में कामकाज व बड़े पैमाने पर गरीब राशन से वंचित है। इस सब मसलों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में दलित गरीबों को वास आवास देने में विफल साबित सरकार हो रही है सहित कई बातों की चर्चा आए सदस्यों के द्वारा की गई। तो वहीं कई सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। 7 मई को रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग एवं संगीत नाटक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन किया गया भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग एवं संगीत व नाटक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में दूसरे दिन विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में रेलिवेंस ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर इन टूडेज वर्ल्ड आधुनिक विषय में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रासंगिकता विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस भाषण प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को रविंद्र जयंती के अवसर पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।